नमस्कार। अजीत डोभाल जी अब चाइना में एक्टिव हो गए हैं। रशिया के अंदर उनका क्या रोल रहा है आपको पता है। प्रेसिडेंट पुतिन सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनको कितनी बारी मिल चुके हैं, जिसको सारा वर्ल्ड ऑब्जर्व कर रहा है। शायद बाद में इस पे डिटेल्ड पेपर्स आएंगे, कैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया ने रशिया के साथ किस किस समय पे, याद है यूक्रेन वॉर हुआ, तेल रशिया से लिया गया, अमेरिकन प्रेशर आया तेल ना लिया जाए, डार्क शिप से तेल आएगा, क्या रूट होगा, बहुत कुछ हुआ है। डिफेंस कॉर्पोरेशन होगी, इसके बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। अनगिनत चीजों के अंदर कॉर्पोरेशन हुई है, पर अब चाइना के अंदर वो एक्टिव हो गए हैं। आपको पता है हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर चाइना के वैंग ही भारत आए थे। भारत में आके वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की कॉन्फ्रेंस थी, तो अजीत डोभाल से मिले। अजीत डोभाल का जो ये यूनिक रोल है, अब चाइना में क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि चाइना एक राइवल है मेरा मानना है, पर कुछ स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स भी हैं। वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स इतनी कंफ्यूजिंग हो चुकी है, इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि दुश्मन के साथ भी आपको कई चीजों में कॉर्पोरेट करना पड़ता है, और कई बारी कॉर्पोरेशन करके दुश्मनी कम भी हो जाती है, कुछ और एरिया पे फोकस हो जाता है। तो क्या हो रहा है, ये सारा इंडिया और चाइना का प्लान। इसके अंदर ये मत भूलिए, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी रोल है, तभी चाइना के बिहेवियर में भी कुछ चेंज आ रही है। जो ये पूरा इंडिया चाइना इशू है, इसका एक लो पॉइंट आया था गलवान के अंदर, जब चाइना ने अग्रेशन करने की कोशिश की थी, और हमारे सैनिकों ने और कईयों ने वीरगति भी प्राप्त की, पर चाइना को अच्छी खासी तरह पीटा था। चाइना तो ऑफिशियल नंबर देता नहीं, पर उस समय की रिपोर्ट्स कह रही थी कि 50 से लेके 200 चाइनीज सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। पर उसके बाद भारत ने भी कुछ स्टेप्स लिए और चाइना की कुछ प्रॉब्लम्स आई, और अजीत डोभाल का रोल पहुंच जाता है। चाइना की क्या प्रॉब्लम शुरू हुई, आप प्लीज पहले तो अंडरस्टैंड कीजिए कि चाइना 2000 और 2010 के जो डिकेड है, 2000 एंड 2010 का जो डिकेड था, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। यूएस उस समय समझ रहा था कि यूएस के अंदर कितनी महंगाई हो चुकी है, लेबर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के अंदर। तो यूएस ने खुल के चाइना की मदद करी, और चाइना ने भी, बिकॉज कम्युनिस्ट कंट्री थी, कोई वर्कर के राइट नहीं थे। उस समय रिपोर्ट्स आती थी किस तरह वर्कर की बिल्डिंग के बाहर जालियां लगी हुई थी कि वो एस्केप ना कर पाए, और चाइना ने बहुत ग्रो किया। बट इस ग्रो के बाद ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये आ गया कि यूएस ने भी रियलाइज करना शुरू किया चाइना तो हमारा राइवल है। अच्छा, चाइना के पास कुछ इकोनॉमिक पावर आ गई, तो चाइना जब पहले सिर्फ यूएस से ले रहा था, उसने अपना एक्सपेंशन का सोचा। वो शुरू से एक एक्सपेंशनिस्ट नेशन है, आपको पता है 1962 में क्या हुआ है, या आपको पता है तिब्बत में क्या हुआ है, या आपको पता है ताइवान को लेके उसका क्या व्यू है। तो अब पैसा भी आ गया, वो एक्सपेंशनिस्ट भी हो गया, और भारत के साथ वो फ्रिक्शन फिर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, जिसमें मैंने बोला गलवान एक लोएस्ट पॉइंट पहुंच गया था। पर भारत ने भी कुछ स्टेप्स लिए उसके बाद। भारत के स्टेप्स का एक स्टेप जो आपको पता है, वो है निकोबार प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट के अंदर जहां पे भारत में कुछ लोग अब क्यों कह रहे हैं, अपोज करते हैं, क्यों भारत ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं बढ़ानी चाहिए। 80,000 टू 1 लाख करोड़ का वो प्रोजेक्ट हो रहा है, 30 साल का प्रोजेक्ट है। इतना स्ट्रैटेजिक वो प्रोजेक्ट है कि आप एक तरह से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के ऊपर राजा बन जाते हैं। आपका एक ऐसा आउटपोस्ट बन जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हरमोज में एक पिटे हुए सैंक्शन वाले देश ईरान ने दिखा दिया कि जियोग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है। यूएस को घुटनों पे ला दिया, पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को रोक दिया एक स्ट्रेट ऑफ हरमोज से। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का तो उससे भी ऊपर है। भारत को अपनी स्ट्रेटेजी में वहां पे तैयारी नहीं करनी चाहिए क्या? पर भारत में कुछ लोग अपोज करते हैं उसको। क्यों करते हैं, क्या रीजन हो सकता है, आप सोच लीजिए, दिमाग लगा लीजिए। क्योंकि ये भारत अपनी टेरिटरी पे काम करता हुआ चाइना के लिए बहुत बड़ा प्रेशर बन गया है। वर्ल्ड के लिए तो है ही है, पर चाइना को अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का से सामान ना आए, तो भैया चाइना एज अ देश फंक्शन कितनी देर कर पाएगा, ये भी एक सोचने वाली बात हो जाएगी। पर रुक जाइए, मैं उस पर नहीं जा रहा। ये तो भारत ने डिसीजन लिया, प्रेशर पॉइंट बढ़ रहा है। चाइना की कुछ प्रॉब्लम्स इंटरनल हैं, जिसका भारत से लेना देना नहीं है। उसकी इंटरनल प्रॉब्लम के अंदर है कि उसने इतने शहर बसा दिए, इतने शहर बसा दिए, पर उन पे रहने के लिए लोग नहीं। लोग क्यों नहीं है? कम्युनिज्म की जो अच्छी बात हो रही थी कि एकदम से इंडस्ट्री लगा सकते हैं, एकदम से अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं, वैसी एक गंदी बात भी है। वो गंदी बात ये है कि जो डिसीजन लेते हैं उससे जो बैड असर आता है
है ना, वो बैड असर वो आता है बहुत सालों बाद। आपने कर दी वन चाइल्ड पॉलिसी, शहर बसा दिए इतने सारे, रहने के लिए वहां पे लोग ही नहीं है। शहर के अंदर जाके रहेंगे कौन, आबादी कहाँ से आएगी? आपकी मिलिट्री के पास कितने सैनिक हैं, आबादी कहाँ से आएगी? एक बच्चा अपने फादर मदर दोनों, उसके ऊपर ग्रैंडफादर मदर के जो पेरेंट्स हो गए या फादर के जो पेरेंट्स हो गए, 6 लोगों का एक वारिस, 6 बूढ़ों का एक जवान वारिस। वो जवान वारिस जो 6 बूढ़ों का है, जिसको 6 बूढ़ों का ध्यान रखना है, ये कभी भी वर्ल्ड की हिस्ट्री में इस तरह का लॉपसाइडेड बैलेंस नहीं आया है जो कम्युनिस्ट चाइना ले आया है। मिलिट्री में ये प्रॉब्लम है, रियल एस्टेट में ये है। अच्छा, जब यूएस ने इनको राइवल मान लिया तो बहुत सारी कंपनीज वहां से जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी आंख बंद करके, वो अलग अलग देश देख रही हैं। कोई आप कह सकते हैं वियतनाम देख रहा है, कोई आप कह सकते हैं साउथ कोरिया देख रहा है, बहुत लोग भारत को देख रहे हैं, और बहुत सारी बेल्ट्स में ये शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि जब पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देश में और वहां के कैपिटलिस्ट द्वारा, तो फिर वो पॉलिसी डिसीजन के अंदर वो वाई हैव ऑल द एप्पल्स इन वन बास्केट, एक टाइम पे वो बास्केट उनको बहुत स्मूथ था, 20 25 30 साल उन्होंने बहुत एंजॉय किया। अब वो एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भी कर रहे हैं। चाइना का मिलिट्री राइज नहीं भी हुआ होता, मिलिट्री थ्रेट चाइना से यूएस को नहीं भी आई होती, तब भी शायद वो ये करते, क्योंकि जो भी वर्ल्ड की इस तरह मैन्युफैक्चरिंग पावर्स हैं वो बार बार अलग अलग देश को जाती रहती है, नहीं तो नंबर 2 ही उनके लिए नंबर 1 थ्रेट बन जाता है। गवर्नमेंट पे इतना डेट हो चुका है कि वो फिगर्स बाहर नहीं आती। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये शहर बसा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हमेशा रहेगी यूएस की यूरोप की, यहाँ पे वो शिफ्ट हो रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी साथ आ रही है। तो चाइना के पास भी बहुत सारे प्रेशर हैं, और इन प्रेशर्स के अंदर क्या वो इंडिया को, एक हॉस्टाइल नेबर को, एक नया फ्रंट खोल सकता है? और इंडिया जिसने अपनी मिलिट्री पावर, चाइना ने कहा मिलिट्री पावर दिखाई है? लास्ट एग्जांपल बताओ, इंडिया ने अपनी मिलिट्री पावर ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई, जहां पे नूर खां जैसा एयरबेस को ठोक के आए, इतना डीप ठोक के आए। और कहां पाकिस्तान के पास वेपनरी थी? यूएस की वेपनरी थी, चाइना की वेपनरी थी, टर्की के तो कह रहे हैं अफसर थे। तो भारत ने अकेले चाइना, टर्की, अमेरिका सबको एक नोटिस पे डाल दिया कि भैया ये है हमारी शक्ति। सो गलवान में तो एकदम हाथ से शक्ति दिखाई थी हमारे ब्रेव सैनिकों ने। यहाँ पे हमने अपनी टेक्नोलॉजिकल, जो हमने किस तरह हर चीज को जोड़ दिया है, हमारी जो वेपन्स हम इंपोर्ट करते हैं डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक हमने कितना बढ़ा दिया है मैन्युफैक्चरिंग, ये आपको पता। 20 में अलग चीज थी, 20 और 26 के बीच में इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हो गए हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहा है कितने सारे देशों को इंडिया, किस तरह टर्की को जाके घेर रहा है, ग्रीस में, साइप्रस में, आपको पता है किस तरह इंडिया ने जो छोटे छोटे देश भी उछल रहे थे, अजबिस्तान क्या है, अर्मेनिया में क्या क्या कर रहा है इंडिया, वो पता है आपको। तो चाइना के लिए भी अब एक पावर इंडिया, जो एक पावर नूर खां तक जाके स्ट्राइक कर सकती है, जो न्यूक्लियर ब्लफ को इग्नोर कर सकती है, बोल सकती है कि टेरर का एक्ट ऑफ वॉर है, जो आज भी पानी के ऊपर सस्पेंशन जो करके बैठी है उस पर अड़ी हुई है, लड़ी हुई है, कह रही है ये सस्पेंशन रहेगा भैया, आप इस सस्पेंशन से बाहर नहीं निकल पाओगे, जितना मर्जी चिल्ला लो। पाकिस्तान जाके चाइना भी रोया, चाइना के अंदर बोल के आया, जॉइंट स्टेटमेंट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पे लेके। तो भाई मैं तो बोलता हूँ जिसकी जितनी आबादी उसको उतना पानी दो, भारत से बड़ी आबादी किसी की नहीं है, पर पर्सन दो। भारत को इंडस वाटर ट्रीटी में, कॉलोनियल ट्रीटी है, रिविजिट करो, चाइना के साथ बहुत चीजें रिविजिट करो, क्योंकि चाइना तो तीनों जगह अपना प्रेशर डालने की कोशिश करता है, लद्दाख सेक्टर में भी, उत्तराखंड सेक्टर में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत चीजें ट्राई करता है। बट साथ ही साथ मैंने क्या बोला, जियोपॉलिटिकल रियलिटी बदलेगी, तो चीजें तो बहुत सारी खराब है। अब नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, बात उस पे आ रही है। नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से ही फॉरेन पॉलिसी होनी, और उसका असर अजीत डोभाल की स्पेशलिटी है। पाकिस्तान की मैं बात भी नहीं करता, उन्होंने पाकिस्तान की क्या हालत करी है, अननोन मैन की स्ट्रेटेजी कहां से आई मुझे नहीं पता। बाद में अगेन 10 साल बाद, 20 साल बाद स्टडी करके इस पे रिसर्च पेपर्स आएंगे। धुरंधर ने तो चलो एक मूवी के वे में दिखा दिया, उसने तो मूवी में अजीत डोभाल को दिखा दिया, वैसे ओपन सीक्रेट है, कोई छुपी बात तो नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर 2014 से क्या रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ हिडन नहीं है। तो अननोन मैन स्ट्रैटेजी
जो पाकिस्तान पे है उस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश में भी उस स्ट्रेटेजी पे कुछ हो रहा है, शायद अलग वीडियो बनाऊंगा उसको लेके। पर आप सोचिए कि रशिया के साथ अच्छे रिश्ते थे, पर उनको भी नेशनल सिक्योरिटी प्रिज्म से कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में किस तरह नेविगेट करने के लिए प्रधानमंत्री ऑब्वियसली कोई पॉइंट पर्सन आते हैं, किसी को आप नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि ये क्षेत्र संभालिए। रशिया में वो विजिबल आता है। अब चाइना के अंदर क्यों वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये आपको सारी प्रॉब्लम चीजें मैंने बता दी। चाइना के ऊपर इंटरनल प्रेशर और चाइना के ऊपर यूएस का प्रेशर, जहां पे यूएस ने वेनेजुएला से चाइना का तेल रोक दिया, जहां पे ईरान के अंदर यूएस ने जो भी किया उसका चाइना सफरर है ही है। अब चाइना उसमें गेन करता है, लूज करता है, पर चाइना उसमें एक बड़ी इंटरेस्टेड पार्टी थी, वो कोई डाउट की बात नहीं है। उसके बाद चिप्स को लेके, एआई को लेके, रेयर अर्थ को लेके, बलूचिस्तान में किस तरह चाइनीज कंपनी छोड़ के जा रही हैं और कह रही हैं बलूचिस्तान सेफ नहीं है, यहाँ पे कोई कंपनी काम ना करे। क्यों काम ना करे कंपनी? क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पे गारंटीड नहीं है। अफगानिस्तान कैसे बलूचिस्तान में जाके पाकिस्तान को मार रहा है, कहां से वो वेपनरी आ रही है? भारत की भी है, पर यूएस भी कितनी वेपनरी छोड़ के गया था। तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज में चाइना भी फंस गया है। और एक बात मैं बोलूंगा कम्युनिस्ट कंट्रीज की, याद रखिए, यूएसएसआर भारत का दोस्त था, पर भारत को रियलिटी से चलना है। यूएसएसआर जैसा बड़ा देश, 2 सुपर पावर वर्ल्ड की, यूएसएसआर कितना यूरोप का हिस्सा उसके अंदर था, कितना अफ्रीका का हिस्सा उसकी इन्फ्लुएंस का जोन था, लैटिन अमेरिका में वो कम एक्टिव नहीं था, क्यूबा यूएस के घर पे ये खड़ा था, पर हुआ क्या? एक दिन कोलैप्स कर गया। क्योंकि डेमोक्रेसी की जो बेस्ट बात है कि जो प्रेशर होता है ना, बहुत बिल्डअप हो जाए तो वो जनता वोट करके रिलीज कर देती है, सत्ता चेंज कर देती है। कम्युनिस्ट कंट्री बहुत स्ट्रांग लगती हैं, पर वो एक फ्रैजाइल स्ट्रेंथ होती है, जब टूटती हैं तो फिर बिखरती हैं। डेमोक्रेसी में सत्ता चेंज होता है। ट्रंप, ओबामा से ट्रंप, दो कितने एक्सट्रीम लोग हैं, पर्सनालिटीज देखिए। ट्रंप से बाइडन, डिफरेंट, चलो बाइडन तो एक वो कनाडा का कैंडिडेट था, बाइडन से वापस ट्रंप, ट्रंप के बाद कोई भी आ सकता है। ये डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है। भारत में देख लीजिए, अगर इससे बड़ा डिफरेंस नेचर, करेक्टर, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ में हो सकता है जितना डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री मोदी में है। डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है। चाइना जब टूटेगा तो टूटेगा, क्योंकि कम्युनिस्ट हर चीज दबा के रखते हैं, प्रेशर कुकर में सीटी नहीं है, चलता रहा, बहुत देर चलता रहेगा। जब टूटेगा फाड़ करके टूटेगा, अपने आप को कोर्स करेक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे वन चाइन पॉलिसी पे कोर्स करेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। और ओपन सोसाइटी में, जापान में आप इसका असर देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि डाइंग सिविलाइजेशन बनने का, जापान दोस्त है भारत का, पर खतरा है। वो ओपन सोसाइटी है ना, उसमें लोगों ने बिकॉज इतने एडवांस्ड हो गए, बच्चे करने कम कर दिए। भारत में भी शहरों में बहुत चीजें, हम इतने एडवांस्ड हो गए, बच्चे नहीं करेंगे, पर चाइना ने तो गांव में, शहर में, हर जगह लॉ से ये करवा दिया, तो वो उसका असर आ रहा है। अब इस सारी पोजीशन के अंदर जब वो भारत आए तो कुछ स्टेटमेंट्स आई, अपने आप आगे बढ़ के भारत में बोलना पड़ा कि इंपेरेटिव है इंडिया चाइना को रिस्पेक्ट करें एक दूसरे का कोर इंटरेस्ट, और कॉन्सेंट्रेटेड या कॉन्क्रीट स्टेप्स लें इंप्लीमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट कंसेंसस रीच्ड बाय द लीडर्स। अब एनएसए से मिलने के बाद कोर इंटरेस्ट एक टॉपिक याद रखिए और कंसेंसस दूसरा लीजिए। कंसेंसस की बात कहां से आई? इसलिए आई क्योंकि चाइना हमेशा अपनी मनमानी करने वाला देश समझता था। अब उसने भारत की शक्ति, ऑपरेशन सिंदूर में मानता हूं भारत के लिए बहुत अच्छा गया, हर देश के लीडर के लिए। पब्लिक में तो हमारी, मतलब मुझे अफसोस होता है कितनी बुरी भारत की कम्युनिकेशन थी इस इशू के ऊपर, बट हर देश का लीडर जानता है यूएई ऐसे ही आके भारत से वेपन नहीं ले रहा, ऐसे ही आके जो पूरा हम टर्की को इंसर्कल कर रहे हैं वो देश वेपन ऐसे ही नहीं ले रहे, ऐसे ही लोहा नहीं मान रहे भारत का, ऐसे ही चाइना कंसेंसस की भाषा नहीं कर रहा, ऐसे ही यहाँ पे नहीं आ रहा, ऐसे ही वो अब निकोबार जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उस पे भारत के अंदर के कुछ लोगों से बुलवाने की कोशिश कर पा रहा है, पर रोकने की क्षमता नहीं रखता, रोकने की कोशिश करने, रोकने की स्टेटमेंट्स देके कुछ अग्रेसिव स्टैंड लेने तक की क्षमता नहीं रखता। ये सोचिए कितना बड़ा स्टेप ले रहा है भारत निकोबार के अंदर। एनीवेज वो एक सेपरेट बात है। क्यों बोलना पड़ा कंसेंसस, क्यों बोलना पड़ा कोर इश्यूज को लेके? क्योंकि चाइना के हिसाब से उसके कुछ कोर इश्यूज हैं, जिसके अंदर ताइवान है, जहां पे यूएस ताइवान के लिए आएगा नहीं आएगा लोग सोचते रहते हैं। भारत को जब प्रेशर करना था, याद है भारत ने चाइना के बहुत सारे एप्स बैन किए थे, पर भारत जब चाहे ताइवान से रिश्ते अच्छे कर सकता है। दलाई लामा जी का इशू तो पता ही है आपको, किस तरह चाइना का व्यू रहा है
भारत ने हिस्टोरिक मिस्टेक किए तिब्बत में, बहुत 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 हिस्टोरिक मिस्टेक किए तिब्बत में। पर अगेन फिर मैं जाऊंगा वो नेहरू जी के व्यूज, नेहरू जी ने क्या किया, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको पता है। कम्युनिस्ट पार्टी के जो सॉवरेनिटी क्लेम्स हैं और टेरिटोरियल क्लेम्स, अब वो टेरिटोरियल क्लेम्स में भारत के साथ इशू है, बहुत जगहों पे इशू है, बट कंसेंसस बनाने हैं। तो कंसेंसस में क्या होता है, कहीं ना कहीं एग्रीमेंट करना पड़ता है, बिकॉज चाइना को पता है उसका इंटरनल प्रेशर और उसका यूएस का प्रेशर दोनों बहुत ज्यादा है। और यूएस तो हर देश को तोड़ने में एक्सपर्ट है, रेजीम चेंज करने में एक्सपर्ट है, शक्तिशाली देशों पे कर नहीं पाता, पर बहुत देशों पे वो कर चुका है। और कब किस देश में सक्सेसफुल हो जाए, ये एक पेरिनियल खतरा है, डोंट इग्नोर दैट। ये पेरिनियल खतरा है, क्योंकि यूएस की स्ट्रेटेजी का एक पार्ट रहता है सब नेशनलिज्म कर दो हर देश के अंदर। अब चाइना को भारत की बहुत जरूरत है, भारत की लार्ज इकोनॉमी और भारत की पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन, और भारत कितना बड़ा कंज्यूमर है, और साथ ही साथ चाइना कांट अफोर्ड टू हैव मल्टीपल प्रेशर्स एंड फ्रंट्स। इंडिया को भी जरूरत है, अगर रिश्ते अच्छे हों। इंडिया ऑल्सो डज नॉट वांट टू गेट ड्रैग्ड इनटू अ वॉर और बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया ऑल्सो वांट्स कि भैया ग्रोथ हो, इंडिया की जो कोर इंटरेस्ट हैं वो रिकॉग्नाइज किए जाएं। इंडिया के कोर इंटरेस्ट आपको अच्छी तरह पता है, हमारी सॉवरेनिटी के अंदर हमारे जो क्लेम्स हैं पीओके के ऊपर, पीओजेके के ऊपर रादर, और जो पाकिस्तान का जो टेरर अटैक्स आते हैं उसको लेके जो हमारे क्लेम्स हैं, हमारी राष्ट्र सुरक्षा को लेके बहुत सारी चीजें हैं, वो हमारे कोर इंटरेस्ट वेल डिफाइंड है। शायद एक्चुअली उसको हमें एक्सपैंड भी करना चाहिए, वाटर सिक्योरिटी को भी उसका हिस्सा लेना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी रीनेगोशिएट होके उसको डिसाइड करना जो हम करना चाहिए, वो हमारा एक कोर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होना चाहिए, है भी, बट उसको हमें डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। हमें बांग्लादेश साइड पे बहुत सारे चीजें करनी है, दिखानी है, और लोगों को समझानी है वर्ल्ड में कि भैया शक्ति से आप एक्शन लेते हैं, पर कंसेंसस करना। तो जो बहुत सारे कोर इंटरेस्ट हैं उसको लेके, और जो चाइना के साथ अगर एक सीज फायर रहे जेन्युइन वाला, ईरान वाला नहीं, आज सीज कल फायर, यू सीज आई फायर नहीं, जनरल, तो उसके ऊपर अब जो स्टेटमेंट आनी शुरू हो गई है वो ये है कि भारत और चाइना पार्टनर्स हैं, राइवल्स नहीं। ये वहां के फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं। थॉ हो रहा है टाइज में। विश्वास तो चाइना पे टके का भी नहीं कर सकते आप, बट आप नेबर्स हैं और आपको डील तो काटनी पड़ेगी, ट्रस्ट बट वेरीफाई करके। तो इसीलिए अजीत डोभाल जी यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री का एक रोल रहता है, पर नेशनल सिक्योरिटी जिस तरह अजीत डोभाल समझते हैं, विजा विज पाकिस्तान, विजा विज बांग्लादेश, विजा विज रशिया, विजा विज यूएस भी वो जाके क्या करते रहते हैं उनके एनएसए से आपको पता ही है, एंड विजा विज चाइना, यहाँ पे ये रोल ज्यादा सिग्निफिकेंट होना, ज्यादा प्रोमिनेंस मिलना, ज्यादा इंपॉर्टेंट होना भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर इंडिया चाइना का कॉरपोरेशन हो जाए ट्रेड पे, करेंसी पे, डॉलर क्यों ग्लोबल करेंसी है, इंडिया चाइना रशिया अगर मिल जाए, बहुत देर से बातें चल रही हैं, पर मिल के जेन्युइन वे में कर दें, तो डॉलर अपने आप ही ग्लोबल करेंसी उसी दिन अंत हो जाएगा, उसी दिन अंत हो जाएगा। व्लादिमीर पुतिन के साथ तो एनएसए के रिश्ते बहुत अच्छे हैं ही हैं, और ट्रस्टेड लोग चाहिए रिश्तों में। चाइना के साथ भी कंसेंसस, विश्वास नहीं बट कंसेंसस बन जाए कुछ इश्यूज पे जो भारत चाइना दोनों के हित पे है, तो वो मुझे लगता है प्रोजेक्ट शुरू हो गया है अंडर एनएसए अजीत डोभाल जी। आने वाले दिनों में इसको डिस्कस करते रहेंगे। भारत माता की